हेलो एवरीवन, वेलकम टू राव एकेडमी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपके आगामी एग्जाम को दृष्टिकोण, आगामी एग्जाम जो आने वाला हमारा 2026 का एमपीपीएससी का, उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज शुरू हो रही है, एमसीक्यू सीरीज, जिसमें मैं अंबुज तिवारी यूनिट 5 प्रीलिम्स की और यूनिट 10 के मैं सब्जेक्टिव वाइज जो क्वेश्चंस होंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है आपके चैप्टर वाइज कि टॉपिक में, उस चैप्टर में जो है कितने चैप्टर बन सकते हैं, उस टॉपिक के आधार पर सारे एमसीक्यू रहेंगे। तो एक हमारे पास एक यूनिट से लगभग जो है 600-700 क्वेश्चन की आपके सामने मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे ये हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर हम 600-700 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो हमारे फंसेंगे। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज साबित होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस सीरीज को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो चलिए, अब आज की सीरीज का एक पहला क्वेश्चन है। आज हम यूनिट 5 का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, तो उस पॉलिटी वाले सेक्शन को शुरुआत कर रहे हैं और आपके सिलेबस में पहला ही टॉपिक दिया है संविधान सभा। तो संविधान सभा का एक ये पहला प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ये ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था? मैं आपको ये बता दूं, इस प्रश्न के जो पूछने का जो एक फ्रेम है 2022 एमपीपीएससी के 2022 एग्जाम में, ये प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है, लेकिन इसका फ्रेम दूसरा था, लेकिन इसका आंसर जो है सेम है। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। इंग्लिश मीडियम वाले जो है इसको देखते चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द व्यूज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एज पर द विशेस ऑफ इंडियंस, कि भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो ये हमारे बापूजी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और ये जो कहा था, तो इसका एविडेंसेस कहां पर है? महात्मा गांधी ने कहा था 1939 में, 1939 में अपनी जो हरिजन पत्रिका है, आपने नाम सुना होगा कि महात्मा गांधी की एक हरिजन पत्रिका थी, तो उन्होंने एक लेख लिखा था इस पत्रिका में, जिस लेख का नाम था दी ओनली वे, दी ओनली वे। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि दी ओनली वे नामक जो लेटर था, जो लेख था, उसमें जो है लिखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा एज पर दी विशेस ऑफ इंडियंस के हिसाब से होगा। और ये हरिजन पत्रिका भी ध्यान रखेंगे। 1939 का वर्ष भी जो है हम याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा? दोनों प्रश्नों में अंतर है। 1924 ईस्वी की बात कर रहा है, यानी इन 1924 हु डिमांडेड फ्रॉम द British government that a constituent assembly be formed to create the Indian constitution, इसके बारे में वो बात कर रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि एक नाम आपने सुना होगा, 1923 की एक पार्टी है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में दो लोग थे, एमएन रॉय और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का योगदान ज्यादा था उसमें। तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है यह मांग रखी गई थी। तो इसका जो प्रश्न है आंसर, उसका सी ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू। यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस प्रश्न का उत्तर जरूर ध्यान में आप लोग रखेंगे। और स्वराज पार्टी भी याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। 1924 में जो है केंद्रीय विधानसभा जो है, जो हमारी सेंट्रल असेंबली है, उसके सामने मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1924 में संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी गई, ना कि संविधान बनाने की नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। शब्दों में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। शब्दों में कई बार हम जो है उलझ जाते हैं और गलत प्रश्न का मतलब गलत आंसर जो है ऑप्ट करके चले आते हैं। प्रश्न को बहुत केयरफुली जो है रीड करने की हैबिट अपन को सभी को रखना चाहिए। चलिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके रूप द्वारा किया गया? द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्मली प्रपोन्ड दी बाय हुम। ठीक है, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि भाई ये तो ठीक है कि 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने रख दिया, लेकिन ऑफिशियली तरीके से, औपचारिक रूप से किसने रखा? जिसे कहते हैं, एक कार्यालयीन भाषा में कहते हैं ना, औपचारिक वार्तालाप।
एक अनौपचारिक वार्तालाप हो गई थी, औपचारिक। तो ब्रिटिश सरकार के सामने किसने रखा, तो इनका नाम बहुत फेमस है, एम.एन. रॉय। आप पढ़ते भी एम लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़ते हैं तो पहले पेज में इन्हीं के बारे में ज्यादातर आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। एम.एन. रॉय ने 1934 में 1934 में स्वराज पार्टी के सदस्य भी थे, और दूसरा जो है एम.एन. रॉय जो है मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है, और एक मार्क्सिज्म विचारधारा को जो है ये फॉलो करते थे। और एम.एन. राय ने जो है पहली बार 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने जो है रखा कि औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया संविधान सभा के बारे में। उसको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना, ठीक है, आगे चलकर संविधान सभा के बारे में जो ये मांग कर रहे हैं तो फिर फैजपुर अधिवेशन होगा, अभी आगे आने वाले प्रश्नों में मिलेगा, आईएनसी जो है उसको मानती। बहरहाल इस प्रश्न का उत्तर जो है, इसके फ्रेम को याद रखेंगे कि औपचारिक वर्ड को जरूर पकड़ के चलेंगे कि औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया है, एम.एन. रॉय ने किया है 1934 में, ठीक है। चलिए दूसरा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, किसने मूर्त रूप प्रदान किया है, मतलब हु गेव कॉन्क्रीट शेप टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्क्रीट शेप किसने दिया, तो वो देंगे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को जो है कॉन्क्रीट शेप जो है देंगे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में 1936 में होगा फैजपुर अधिवेशन। किनकी अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में होगा 1936 में फैजपुर अधिवेशन होगा। और फैजपुर अधिवेशन में पहली बार जो है ऑफिशियली तरीके से जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो मूर्त रूप है, देखो मांगे तो 1924 से शुरू हो गई हैं, लेकिन मूर्त रूप इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो देते हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। तो इनको जो है ध्यान में रखेंगे, JL नेहरू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि उसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1936। क्योंकि 1936 में क्या हो रहा है मैं बता चुका हूं, फैजपुर अधिवेशन हो रहा है। ये ऐसा माना जाता है कि आईएनसी का ये पहला ग्रामीण अधिवेशन है। पहला ग्रामीण अधिवेशन कौन सा, पहला ग्रामीण अधिवेशन कहा जाता है, जो कि ये फैजपुर जो है ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के जलगांव में पड़ता है। जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है उसके जलगांव में पड़ता है, जलगांव है उसके आसपास पड़ेगा फैजपुर। और ये पहला ग्रामीण अधिवेशन कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और कौन से नंबर का कहा जाता है, 50वें क्रम का कहा जाता है। कौन से क्रम का, याद रखेंगे 50वें क्रम का यह अधिवेशन होता है, जहां पर बाह्य हस्तक्षेप के बिना, मतलब किसी एक्सटर्नल जो है हस्तक्षेप के बिना जो है क्या कर दिया जाता है, भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर जो है प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जितने भी प्रश्न हैं आप ये मानकर चलिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, इन सभी का कलेक्शन, आरओ का एग्जाम जो यूपी पीसीएस कराता है, इन सभी प्रश्नों को जो है हमने इन सभी एग्जामों के प्रश्नों को यहाँ पर संकलन किया है। तो ऐसा मत समझिएगा कि एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से इनको जो है आप कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। 1938 में जिस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग करी, वो कौन व्यक्ति था, किसके द्वारा किया गया कि हमारा वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो बात करी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बात करी 1938 में। क्योंकि देखिए 1936 में जो है क्या हो जाता है, प्रस्ताव ये पारित हो जाता है कि जनता की जो मांग चल रही है कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो वो संविधान सभा का प्रस्ताव तो पारित हो गया 1936 में फैजपुर में। लेकिन ये संविधान सभा किस आधार पर चुनी जाएगी, तो ये चुनी जाएगी वयस्क मताधिकार के आधार पर। मतलब ये एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो लेकर आए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। अब इसमें निर्वाचित अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया गया है कि निर्वाचित अध्यक्ष कौन था भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो निर्वाचित अध्यक्ष आपको पता है, जब हम पढ़ते हैं
कि निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, वो थे हमारे कौन, सी ऑप्शन इज राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था संविधान सभा में। और आपको पता है कि हम बैठक जो है शुरू कब से करते हैं, 9 दिसंबर 1946 से शुरू करते हैं, लेकिन तब तक जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सजदानंद सिन्हा को जो है चुना जाता है। किसको चुना जाता है, अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं, सजदानंद सिन्हा होते हैं। जब 11 दिसंबर को जो है तीसरे दिन जब बैठक जो है बैठती है, 11 दिसंबर को जो है क्या कौन चुन लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए जाते हैं। आपको ये पूरा क्रम है ना, देख लीजिए इधर 9 दिसंबर को बैठक शुरू होती है और इस दिन जो है सजदानंद सिन्हा को, किसको, सजदानंद सिन्हा को जो है चुना जाता अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, क्योंकि ये वरिष्ठ सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य थे हमारे संविधान सभा के, इसलिए इनको चुना गया। लेकिन बाद में जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में, चेयरमैन के रूप में इन्हें ऑप्ट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। तब से जो है संविधान सभा की जो है बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। और आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर को क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पारित किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी जो है इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके भारत के संविधान सभा के उपाध्यक्षों की पहचान कीजिए। भारत के उपाध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करें, क्या BN राव थे, SC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी, GV मावलांकर, आप बताएंगे। देखिए मैं बता देता हूं, BN राव, सर बेनेगल रामाराव जो थे वो क्या थे, हमारे चीफ संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक, एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एडवाइजर के रूप में बेनेगल रामाराव का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो BN राव तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। SC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी, इन दोनों को थोड़ा छोड़ देते हैं। GV मावलांकर के बारे में बात कर लेते हैं। GV मावलांकर जो है लोकसभा के पहले जो है अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, GV मावलांकर, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो गए, तो अपने पास बचते हैं SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। इट मींस ऑप्शन B एंड C, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे भी देख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, B और C जो है ऑप्शन इज राइट। SC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी को जो है क्या किया गया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, दोनों को उपाध्यक्ष के रूप में जो है, इट मींस अध्यक्ष एक थे, उपाध्यक्ष 2 थे। कौन कौन, SC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी, आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। राजनीतिक कुंडली के रूप में जब वर्णित करने की बात आती है वो है NA पालकीवाला, ठीक है। इस ऑप्शन का जो उत्तर होगा वो C ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित था। जब मूल दस्तावेज के बारे में हम बात करते हैं कि मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया, तो मूल दस्तावेज जो हस्तलिखित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इनके द्वारा जो है बहुत ही सुंदर हस्तलिखित रूप में जो है इनके द्वारा लिखा गया। और फिर हम बात पढ़ते हैं, राम बरोयर जो ब्योहर जी हैं उन्होंने जो है उसको हिंदी रूपांतरण दिया, ठीक है। इस तरीके से हम फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि संविधान जब निर्माण हो रहा था तो मुहर के रूप में हाथी के प्रतीक के रूप में जो है उसको अपनाया गया। इस वजह से जो है उसको एक आपको ध्यान में रखना, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखें। चलिए 11वें प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया। अपनाने की बात हो रही कि संविधान भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया, तो आप जब प्रस्तावना प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल के नीचे जो है मिति, मार्ग, प्रतिपदा, इस तरीके की लाइन जो पढ़ते हैं उसमें आपको डेट दिखेगी 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन की तैयारी के बाद जो है संविधान सभा बनाने का जो है पूरा कार्यक्रम जो है सेट हुआ और इतने दिन में जो है बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है और पहली बार जो है 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया जाता है। लेकिन कुछ ही प्रावधान जो है अपनाए गए थे पूर्णतः रूप से। अगर आपका प्रश्न ये आए कि पूर्ण रूप से कब जो है हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो वो हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को, आपको पता है क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और इसी रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने फुली तरीके से पूर्ण रूप से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, आगे प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में ये आई थिंक प्रश्न जो है रिपीट है, मैं बता चुका हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे संविधान सभा के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अब इनके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और संविधान सभा की जब भी बैठक होती थी तो उसकी जो है अध्यक्षता किया करते थे। ठीक है, चलिए संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्या थे, कौन थे? देखिए, जब प्रारूप समिति की बात आती है तो अगस्त की बात आती है। अगस्त जो है 1946 में जो है इसका गठन होता है, नहीं सॉरी, अगस्त 1947 में जो है इसका गठन होता है। अगस्त 1947, अगस्त 1947 में प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी के रूप में भी जानते हैं, ड्राफ्ट कमेटी के रूप में भी इसे जानते हैं। और ड्राफ्ट कमेटी के रूप में जो है प्रारूप समिति का जो है गठन होता है अगस्त 1947 में। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं बेटा? 7 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर साहब जो हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। इन 7 मेंबरों के नाम भी याद रखेंगे, हालांकि आगने वाले जो हमारे प्रश्न श्रृंखला होगी उसमें हम आपको बताएंगे भी। 7 सदस्य जो है आपको नंबर याद रखना है। चलिए, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? Accepted that an elected constituent assembly would be formed in India which would prepare the constituent after the war। क्योंकि आपको पता है कि 1942, 1943 से लेकर 1944 तक का वो दौर है जब पूरा विश्व जो है वर्ल्ड वॉर 2 पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स थे वो सब जो है मित्र राष्ट्र और जो उनके अगेंस्ट में थे उनके बीच में युद्ध चल रहा था। और उसका इंपैक्ट चूंकि हमारी कॉलोनी, ब्रिटिशर्स कॉलोनी हमारा भारत था, तो हमारे भारत पर भी लाजमी रूप से पड़ना बनता है। ठीक है, तो इस एक योजना लेकर आई कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो हमारे युद्ध में जो है अभी साथ दें और जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए संविधान सभा बनाने के जो है संविधान लागू कर देंगे और संविधान आजाद कर देंगे। इस तरीके की उसमें जो है बात थी। तो ये 1942 में कौन सी योजना ऐसी थी? तो ये योजना थी बेटा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में जो है ये योजना आई। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बाद में शुरू हो गया, जब हमारे समय जब युद्ध समाप्त होता है, युद्ध में थोड़ा आता है और ये लगने लगा हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि अब संविधान सभा ये ब्रिटिशर झूठ बोल रहे हैं, तो फिर हमने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है शुरू कर दिया था। तो ये क्रिप्स योजना जो है आपको ध्यान में रखना है इस प्रश्न के हिसाब से। चलिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज गणेश चतुर्थी का दिन है। गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन जो हो रहा है, सॉरी गणेश चतुर्थी तो पहले जिस दिन गणेश, आज गणेश विसर्जन का जो दिवस है वो हम मना रहे हैं। और गणेश उत्सव से जो है वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहली बार महाराष्ट्र वाले रीजन में जो है पूरा गणेश उत्सव जो है शुरू किया, शिवाजी उत्सव शुरू किया। तो उनका नाम है हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें गरमपंथी दल के रूप में भी जाना जाता है। लाल बाल पाल नाम कौन भूल सकता है? लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। ये नाम कौन भूल सकता है? लाल बाल पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पॉल।
ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1895 में पहली बार जो है संविधान सभा के गठन की मांग का सर्वप्रथम जो है प्रस्तुत किया था, उन्होंने विचार दिया था, और इन्हीं का नारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, सिद्ध अधिकार है। और इन्होंने ही बेटा शुरू किया था 1893-94 का वो वर्ष है, ठीक है, जहां पर उन्होंने गणेश उत्सव, जिसको आप लोग आज खुशियां मना रहे हैं, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, पूरे देश भर में जो है गणेश उत्सव की जो धूम है वो मची होती है। इसको शुरू करने वाले हमारे ऐसे एक महान क्रांतिकारी योद्धा हुए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, कि भारतीय संविधान सभा किस आधार पर गठित की गई थी, तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान हमारा 1946। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 को जो है हमने क्या किया, इसके आधार पर लेकर आए, कैबिनेट मिशन प्लान आता है और भारतीय संविधान सभा गठित करने का जो है यह आधार बनता है। और इस कैबिनेट मिशन में जो है बेटा 3 सदस्य थे, कौन, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, दूसरे थे कौन, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, हमारे ये 3 सदस्य थे, ठीक है। तो इस चीज को अपन ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो ये गठित की गई थी बेटा किसके, भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की जाएगी, ये गठित की जाएगी किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना। अभी हमने देख लिया 1946 में कैबिनेट मिशन योजना लेकर आई, तो उसके अनुसार जो है हमने गठित करने का कार्य किया भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए। चलिए, भारत के संविधान सभा की सदन समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, ए ऑप्शन जो है बी पट्टाभी सीतारमैया जो है हमारे सदन समिति के जो है अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, बी पट्टाभी सीतारमैया को आपको याद होगा ना, 1939 का कौन सा, त्रिपुरी अधिवेशन जो हमारे कहां पर होता है बेटा, जबलपुर में होता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और यह अधिवेशन काहे का होता है, त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का है ना, ध्यान में रखेंगे आप लोग, कांग्रेस का जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होता है। और इसी त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये सारे तमाम फैक्ट जो है सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े हुए हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी ने पी पट्टाभी सीतारमैया को जो है क्या किया था, चुनाव में हरा दिया था। तभी सुभाष चंद्र बोस की जो है जीत पर और बी पट्टाभी सीतारमैया की हार पर महात्मा गांधी ने कहा था ये हार जो है पी पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार मेरी व्यक्तिगत हार है। तभी इस सेंटेंस को सुनकर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था 1939 में, ठीक है। तो आपको इस सारे फैक्ट को जो है ध्यान में रखना है। तो ये एक फैक्ट ये भी मिल गया कि 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन कहां हुआ, जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ, पहले उस क्षेत्र को त्रिपुरी के नाम से जानते थे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर अधिवेशन में रखी गई। तो ये मैं बता चुका हूं, फैजपुर अधिवेशन है बेटा, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की। मैंने बता दिया है कि यह पहला ग्रामीण अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और 50वां अधिवेशन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, 389 सदस्य होने थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो वो कितने सदस्य होने थे बेटा, 389 सदस्य होने थे, जिसमें ऐसा विभाजन था 292, 93 और 4, ठीक है। इस तरीके से विभाजन पूरा होगा तो टोटल करेंगे तो 389। अच्छा, ये 292 क्या है बेटा, 292 जो है लिए जाएंगे चुनाव कराकर, और 93 जो है देशी रियासतें जो हमारी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, और ये 4 जो है ये कमिश्नर क्षेत्र से लिए जाएंगे, ठीक है, कमिश्नर क्षेत्र से 4 सीटें ली जाएंगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में ये दिया ही गया है, अगला प्रश्न यही है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ है। तो ये देखे हुए जो पहले प्रश्न जो आपने पिछले स्लाइड में देखा
वो यही था, ब्रिटिश प्रांत से 292, और जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, वो कितनी सीट थी? 93, और जो कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था वो 4 प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना हो गया? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो ये हमारे 21 प्रश्न जो है यूनिट 5 के संविधान सभा वाले से था। ये सीरीज जो है, ये प्रश्नों की श्रृंखला और कंटिन्यू रहेगी, हम मिलते रहेंगे और इस प्रश्नों के साथ आप जुड़े रहिए। कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया एक इंफॉर्मेशन है हमारे राव एकेडमी परिवार की तरफ से, और राव एकेडमी में अभी गणेश चतुर्थी के अवसर पर 50% का जो डिस्काउंट है वो चल रहा है सभी कोर्सों पर। सभी कोर्सों पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आप एकेडमी विजिट करिए और मेरे नाम का कोड भी लगा सकते हैं आप, अंबुज50। अंबुज50 लगाएंगे तो उसमें आपको किसी भी कोर्स में आप लेंगे एडमिशन, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चीज को जाने मत दीजिए, जल्दी से फायदा उठाइए। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आने वाले स्लाइड में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि हमारे यहाँ सिद्धि जो बैच शुरू हुआ है, 3 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें पहले वर्ष में एनसीईआरटी और दोनों वर्षों में जो है मेन क्लास में आपको इंट्रोड्यूस पूरा एमपीपीएससी यूपीएससी का सिलेबस जो है कराया जाएगा। न्यू बैच जो है 2 सितंबर से शुरू हो चुका है। लिमिटेड सीट हम लोग रखते हैं बेटा, 25 सीट से ज्यादा हम लोग नहीं रखते हैं। इनरोलमेंट जो है हो चुके, कुछ ही सीट जो है शेष है, तो आप जो है एडमिशन लें। और ज्यादा जानकारी के लिए जो है हमारा भोपाल ब्रांच जो भोपाल सेंटर है उसके नंबर पर जो है कॉल करें, कांटेक्ट करें और एकेडमी को विजिट करें और इस ऑफर का जो है लाभ उठाएं। और यूपीएससी का जो 2 ईयर का जो प्रोग्राम है बेटा, वो संपूर्ण बैच के नाम से शुरू किया गया है। ये भी 2 सितंबर से शुरू किया है, अभी नया बैच है। इसमें भी 50% का सुनहरा जो है डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप कोड जो है हमेशा ध्यान रखें, अंबुज50, ठीक है। इस कोड का प्रयोग करके जो है आप अपने जो है इस ऑफर का जो है लाभ जो है उठा सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है हमारा जो बुनियाद बैच चल रहा है, अगर जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि मुझे केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, तो 1 साल का कोर्स है और 1 साल के कोर्स के लिए बुनियाद हमने शुरू किया है। एनसीईआरटी बैच जो कि चालू हो चुका है, 30 अगस्त उसकी कंटिन्यूअस क्लासेस चल रही हैं। उसमें मैं जो है इंडियन पॉलिटी का जो है सेक्शन, जो आपकी 6 से 12वीं तक की जो क्लास की पॉलिटी है, मैं पढ़ाता हूं। और आप जो है इसमें भी जो है 50% का डिस्काउंट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से जल्द जो है आपको भोपाल सेंटर की राव एकेडमी के ब्रांच में विजिट करना है, ठीक है। और ये हमारे अन्य जो प्रोग्राम्स है ये सारे चलते हैं, आपको एकेडमी में आकर जानकारी मिल जाएगी। आपको जो है राव एकेडमी से जुड़े रहने के लिए फ्री में ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए और स्टडी मटेरियल कुछ फ्री में पड़े हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आपको इस क्यूआर स्कैन करके प्ले स्टोर से हमारे राव एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमें जो है फेसबुक और यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में राव एकेडमी ऑफिशियल के नाम से जो है आप सर्च करेंगे, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करिए। उसमें जो है तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन आती हैं और आप जो है इन ऑफरों का जो है लाभ उठाएं और राव एकेडमी के साथ जुड़ें और अपने 2026 का जो एमपीपीएससी का खासकर जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और हमने तो कमर कस ली है, लेकिन आपने क्या कमर कसी है हमारे साथ पढ़ने के लिए, और हम आपके साथ जो है पूर्णतः जो है मेहनत करने के लिए तैयार है। आप जो है राव एकेडमी जो प्लेटफॉर्म है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस क्वेश्चन श्रृंखला के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू एवरीवन।